हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि इस समय हम दो क्लासेस को कवर करते हुए चल रहे हैं। एक तो न्यूट्रिशन साइंस में वन लाइनर हम कवर कर रहे हैं, ओके, और दूसरा हम मैनेजमेंट थ्योरी क्लासेस को कवर कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट थ्योरी में चल रहा है और न्यूट्रिशन आपका वन लाइनर में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो उसी क्रम में कल हमारी कुछ रीजन्स की वजह से क्लास नहीं हो पाई और सारे रीजन्स हमेशा मतलब शेयर करना भी सही नहीं लगता, तो आज हम प्रबंधन की क्लास कर लेते हैं। कोशिश रहेगी आज शाम तक मैं आपको न्यूट्रिशन की क्लास दूं, अन्यथा मैं शायद नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ एक मतलब एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो हमें आज वहाँ का भी मतलब देखना है। तो बस इतनी ही बात बोलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम गृह प्रबंध के उत्प्रेरक साधन जो भी लोग नए आए वो वीडियो को अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। होम मैनेजमेंट की पहली क्लास आप देखेंगे, दूसरी देखेंगे और तब ये जाके तीसरी क्लास आपको समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अपने लेवल से काफ़ी अच्छे से कोशिश की है आपको मतलब पढ़ाने की, ठीक है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये जो भी फैक्टर हैं आप सभी जानते हो, मूल्य है, लक्ष्य है एवं स्तर है, ठीक है, जिन्हें को हम वैल्यूज़, मूल्य को वैल्यूज़ कहते हैं, लक्ष्य को गोल्स कहते हैं, एवं स्तर को स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आज जो भी नए आए हम चाहेंगे भाई, नई साल का समय है और अगर आप लोगों को हमारा चैनल पर पढ़ाया जाना समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखो, मूल्य और लक्ष्य और स्तर होते क्या हैं। जब हम प्रबंध प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो आप जानते हो हम सभी के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो कि हमारे अंतर्निहित होते हैं, आत्मगत होते हैं, हम इन्हें दिखा नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन हर किसी को आपके वैल्यूज़ होते हैं, ओके। तो ध्यान से समझिएगा, प्रबंध प्रक्रिया जो होती है उसमें जब भी हम आयोजन करते हैं तो उस समय हमें क्या होता है, विभिन्न निर्णय की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई मैनेजमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग से पहले हमें बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता है और जिसे हम कहते हैं निर्णय। निर्णय को मैनेजमेंट का हृदय कहा जाता है, ठीक है ना। प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे ग्रॉस एवं कैंडल ने कहा है प्रबंधन का हृदय, ओके। ये भी याद रखिएगा, कहा किसने है, ग्रॉस एवं कैंडल ने निर्णय को प्रबंधन का हृदय कहा है। क्योंकि बात यह है ना, जब तक हम निर्णय ही नहीं लेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो डिसीजन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं प्रबंध प्रक्रिया में, जब भी हम आयोजन करते हैं, तो जब भी हम निर्णय मतलब जब भी हम आयोजन करते समय हमें निर्णय की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। तो इस समय सबसे पहला हमारी जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ को, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, निर्णय कुछ तत्वों द्वारा निर्देशित होते हैं, ठीक है, निर्णय कुछ तत्वों द्वारा निर्देशित होते हैं। यद्यपि निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों से अनभिज्ञ रहता है। समझ रहे हो आप, हमें कोई शक्ति है जो निर्देशित कर रही है कि हमें क्या निर्णय लेना है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम अनभिज्ञ हैं उन तंत्रों से। और आपसे पूछा जाए प्रबंधन प्रक्रिया में ऐसे तत्व कौन से हैं जिनसे निर्णयकर्ता स्वयं अनभिज्ञ होता है, तो आप कहोगे वो मूल्य, ठीक है। मूल्य तो बिल्कुल, मूल्य से हमेशा अनभिज्ञ होता है। हम काम भले ही अपने मूल्यों में आदर्श के मूल्य एक तरीके के आदर्श होते हैं, कह सकते हैं एक संस्कार की तरह होते हैं, ठीक है ना। तो मूल्य जो होते हैं ना, होते हम सबके हैं, लेकिन क्या हम कोई डिसीजन लेते हैं तो जाप करते हैं इस चीज़ का, अरे ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारे मूल्य हैं। हम लोग तो पढ़ रहे हैं इसलिए मूल्य शब्द हमें पता है, लेकिन जो लोग मूल्य नहीं पढ़ते वो डिसीजन तो अपने मूल्यों के अंतर्गत ही लेते हैं, लेकिन उन्हें उस समय एहसास भी नहीं होता कि हम अपने मूल्यों का ध्यान में रखकर ये डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो हमारे लोगों की सोसाइटी में हमेशा से एक चीज़ आई है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं कि हम लोग शादी जो होता है अपने ही उसमें करते हैं, जो भी हमारे कहते हैं ना कैटेगरी होती है उसी में करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, तो हम लोग क्या है अदर कास्ट में भी शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं तो ज़रूर घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके विरोधी होते हैं, लेकिन समय के चलते हुए वो दुनिया में देख रहे हैं किस तरीके से केसेस हो रहे हैं, तो ये सोचता है इंसान की बेवजह की चीज़ें होने से अच्छा है कि हम समय के साथ बदल जाते हैं और चलो इसकी शादी हम
उससे करा देते हैं। तो वहाँ पर वो अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, लेकिन उसको ये तो पता है कि उसने अपने आप को समय के साथ बदला है, लेकिन उसे ये नहीं पता समझ मतलब उससे इस शब्द से अनभिज्ञ है कि हाँ उसने अपने मूल्यों को चेंज किया। तो मूल्य है, लक्ष्य है और स्तर है, इनको ये कहा है कि निर्णयकर्ता अनभिज्ञ होता है इन चीज़ों से, करता तो हमेशा है लेकिन अनभिज्ञ रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य हमारा क्या है, टीजीटी पीजीटी क्लियर करना। ठीक है, तो हम तैयारी तो कर रहे हैं, सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हम पूरे दिन जाप करते हैं इस चीज़ का, टीजीटी पीजीटी लक्ष्य बेशक वो हमारा है, लेकिन हमेशा हम उस पर नहीं रहते हैं, हम हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं, बस हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है सिलेबस क्या है इसलिए। पर हम हमेशा उस चीज़ को दिमाग में नहीं हमारे होता कि टीजीटी पीजीटी हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हम उस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं, पर ये हमारी जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से भी होते हैं, ये नहीं भूलना है हमें। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, फिर हम बेसिक जो पॉइंट है उन पर आ जाएंगे। तो गृह व्यवस्था का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को व्यावहारिकता प्रदान करना जिन्हें कि मूल्य लक्ष्य स्तर कहते हैं। अब इतना चीज़ें हमने यहाँ पर आपको क्यों बताई, ये चीज़ हमने इसलिए जोर दिया है कि इस तरीके का प्रश्न अभी तक बना नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि निर्णयकर्ता ज़्यादातर जब निर्णय लेता है तो उसे चीज़ें पता होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्व पूछ लिए जाए कौन से हैं कि जिससे निर्णयकर्ता अनभिज्ञ होता है, निर्णय भी ले रहा है लेकिन उसे पता भी नहीं, अनभिज्ञ है, अनजान है उन जिन चीज़ों से। तो वो शक्तियाँ क्या हैं इंसान की पूछी जाए तो आप कहोगे मूल्य लक्ष्य स्तर है। ठीक है ना, मूल्य लक्ष्य स्तर है। ओके, एक बार को लक्ष्य तो हमें अपना पता होता है, लेकिन मूल्य हमेशा ध्यान रखिएगा मतलब अनभिज्ञ रहता है, मूल्य से तो हमेशा ही अनभिज्ञ रहता है व्यक्ति। ओके, तो अब हम बात करते हैं गृह व्यवस्था का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को व्यावहारिकता प्रदान करना। कौन सी शक्तियाँ, मूल्य लक्ष्य स्तर को व्यावहारिकता प्रदान करना, जिन्हें मूल्य लक्ष्य स्तर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों हैं, चाहे मूल्य है, चाहे लक्ष्य है, चाहे स्तर है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये मूल्य है आपके, ये लक्ष्य है और ये स्तर है। एक प्रश्न बनता है कि जो त्रिकोण है, गृह प्रबंधन के जो उत्प्रेरक तत्व है उसका जो त्रिकोण है उसके सेंटर में क्या आता है, तो वो मूल्य आता है। ठीक है, हमेशा ये पीक के सेंटर पे रहता है, मूल्य होता है सबसे पहले आता है, ये ध्यान रखिएगा। मूल्य के बाद अगर क्रम पूछा जाए कि मूल्य होंगे, लक्ष्य होंगे, स्तर होंगे, मूल्य होंगे, स्तर होंगे, लक्ष्य होंगे, स्तर होंगे, मूल्य होंगे, लक्ष्य होंगे, इस तरीके से क्रम दे दिया जाए तो आप कहोगे मूल्य, फिर लक्ष्य, फिर स्तर। ठीक है, फिर ये चलते रहते हैं चीज़ें, परिवर्तन हुआ समय के साथ, फिर मूल्य चेंज हुए, फिर नए लक्ष्य बने, फिर स्तर आया, नया स्तर डेवलप हुआ, फिर समय के साथ परिवर्तन हुआ, फिर मूल्य बने, फिर लक्ष्य हुआ, फिर स्तर आया। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है, लेकिन मूल्य से लक्ष्य आते हैं, लक्ष्य से स्तर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्रम रहता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे मूल्यों से उत्पत्ति होती किस किस चीज़ की है। तो लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। ठीक है, हमारा लक्ष्य होता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन किस चीज़ पर लेते हैं, हमारा एक लक्ष्य होता है, हम उस पर डिसीजन लेते हैं। अब आप जानते हो निर्णय जब करते हैं तो निर्णय क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जब भी प्रबंधन में आप कोई भी निर्णय लेने जाते हो या कोई भी आयोजन करते हो तो उस समय जो काम कर रहा होता है वो हमारा मेंटल लेवल काम कर रहा होता है, हमारा मानसिक जो मेंटल कहते हैं ना, दिमाग काम कर रहा होता है उस समय। तो इसीलिए निर्णय लेना या प्रबंधन में जो होता है, प्रबंधन जो होता है वो एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। तो जब भी हम क्या कहते हैं, आयोजन करते हैं, ठीक है, ये चरण हो जाएंगे, आयोजन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम ये देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि हमारे मूल्य हैं क्या। मूल्य क्या होते हैं, हम अपने मूल्यों के अंतर, किसी को प्रेम विवाह करना है, लेकिन लड़का लड़की सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को इजाज़त देंगे। तो ये क्या, वो अपने मूल्यों को कहीं ना कहीं मूल्य को के विषय में सोच रहा है, भले ही अनभिज्ञ है लेकिन वो उसके वैल्यूज़ है। ठीक है ना, और इधर उसका एक लक्ष्य भी है, क्या है कि उस लड़के से शादी करना। ठीक है, उस लड़के से शादी करना है, मतलब लड़की है तो लड़के के लिए सोचेगी, लड़का है तो लड़की के लिए सोचेगा। लक्ष्य क्या है, उसको शादी करनी है। ठीक है ना, और यहाँ पर समस्या क्या है, वैल्यूज़ की है, उसके वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके पेरेंट्स उसे नहीं वो करेंगे। अब उस समय इसको क्या करना है, यहाँ पर मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना है, तभी वो लक्ष्य पर पहुँच जाएगी। या तो वो समय के साथ अपने मूल्यों को थोड़ा परिवर्तित कर ले या उसके घर वाले परिवर्तित कर ले, तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर कहते हैं ना, दिशा को बदल देना, मतलब अब उस लड़की को अगर अपने पेरेंट्स की इतनी लग रही है तो उसे दिशा बदल देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, उसे अपने पेरेंट्स की माननी चाहिए, मतलब अपने वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स की मान लेनी चाहिए और उस लड़के को त्याग देना चाहिए। ठीक है ना,
तो ऐसे करके ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर फिर हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, अब यहाँ पर उसे नियंत्रण करना पड़ेगा। कहाँ? अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी वो निर्णय ले पाएगी ना। तो यहाँ पर नियंत्रण करेगी वो, और कहीं ना कहीं ऐसे भी समझ सकते हो, वो मतलब इस चीज़ का मूल्यांकन भी करेगी कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है अपनी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। ठीक है, क्या करनी है? टीजीटी पीजीटी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। ओके, लक्ष्य क्या है आपका? टीजीटी पीजीटी। अब यहाँ पर आपको तैयारी कैसे करनी है? प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग, निर्णय आप ले चुके हो, कैसे लिया? मानसिक तौर पर आपने सोचा हमें टीचर बनना है, टीजीटी पीजीटी। तो हो सकता है जो टीचर बनने का निर्णय आपने इसलिए लिया हो क्योंकि आपके घर में हो सकता है कि पुलिस की लाइन में किसी ने परमिशन, मतलब ऐसा होता है लड़कियों के साथ खास तौर से कि लोगों को लगता है कि पुलिस की लाइन लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, और उनके वैल्यूज़ में वो चीज़ नहीं आती है कि लड़कियां इस तरीके की कोई जॉब करें, तो इसीलिए वो टीचिंग का, तो इसने क्या किया यहाँ पर, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण किया है, और उसी के साथ वो प्लानिंग कर रही है। अब वो क्या, नियंत्रण में करके अपनी सारी चीज़ों पर वो कहीं घूमेगी नहीं, कहीं फिरेगी नहीं, मतलब कोई भी चीज़ उल्टी सीधी नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? तैयारी करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? तैयारी करेगी एग्जाम की। अब यहाँ पर क्या पेरेंट्स ने देखा, देखो एक तो लड़की ने क्या किया, डिसीजन बहुत बढ़िया लिया। कैसे? पेरेंट्स की मूल्यों के हिसाब से लिया, उसने टीचर बनना है। तब तो माँ बाप और खुश हैं कि चलो हमारे बच्चे ने हमारी लाज रखी, हमारी बात मानी, अब वो क्या कर रहा है? टीचर बनने की तैयारी कर रहा है। तो अब क्या होगा? पापा है, मम्मी से कहेंगे भाई लड़की को डिस्टर्ब मत करना, पढ़ने दो अच्छे से, बिटिया हमारी तैयारी कर रही है, सुबह 4 बजे उठ रही है वो, आप उसको एक कप कॉफ़ी सुबह बना के दे दिया करो जिससे उसकी स्टडी अच्छे से हो जाए। तो क्या यहाँ पर ये संगठन वर्क कर रहा है। पापा गए मार्केट, उन्होंने क्या देखे? फल देखे। अब उन्होंने कहा चलो बेटी तैयारी कर रही है, इस समय फल दे देंगे तो खाने को मिलेंगे उसे, तो नींद भी कम आएगी। तो यहाँ पर क्या है, पापा उसके लिए फल ला रहे हैं। ठीक है, फल ला रहे हैं, वो फल खा रही है जिससे कम नींद आए उसे, ज़्यादा खाना खाएगी तो ज़्यादा नींद भी आएगी। ठीक है, तो ये संगठन है। मम्मी सुबह कॉफ़ी दे रही हैं, पापा फल ला कर दे रहे हैं, मतलब घर में और लोग हैं वो भी उससे कोई काम नहीं कह रहे हैं, तो ये संगठन काम कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। और नियंत्रण तो वो खुद ही बनाए हुए है कि भाई हमें पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, सुबह 3 घंटे पढ़ना, दोपहर में 2 घंटे, जो भी है वो कर रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब वो क्या है, समय समय पर टेस्ट भी लगा रही है, कि समय समय पर टेस्ट भी लगा रही है कि हमारा सही से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मतलब उसने ये मूल्यांकन किया। ओके, अब उसका सब कुछ सही है। अब वो क्या करेगी, वो उसने लिया सिलेक्शन, उसका पेपर हुआ टीजीटी पीजीटी में, आपका हो गया सिलेक्शन। ठीक है, अब क्या है, क्या आपका स्तर जो अभी था वही रहेगा? नहीं भैया, आज अभी हमारे पास पैसे नहीं थे, हम उस हिसाब से चल रहे थे। अब हमारे पास पैसे, हमारी खुद की इनकम है। ठीक है, अभी तक हम मम्मी पापा पर डिपेंड थे। तो अब उसने क्या किया, अब उसने अपना नया संगठन, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रही है। ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रही है, और भाई जो जहाँ मन है उतना खर्च कर रही है, इंजॉय कर रही है अपनी ज़िंदगी। ठीक है, घर में नए नए फर्नीचर आ रहे हैं, नए नए घर का नए तरीके से डेकोरेशन चल रही है, मतलब इंटीरियर का काम चल रहा है। तो ये सब क्या, ये कैसे आया? जब पैसा आया तो कहीं ना कहीं स्तर बढ़ा ना, बढ़ा, तो स्तर डेवलप हुआ। तो जब मूल्यों में ध्यान में रखते हुए आप लक्ष्य का निर्धारण करते हो, तब कहते हैं ना स्तर अलग ही डेवलप होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। यहीं पर अगर आप अपने मूल्यों का ध्यान में नहीं रखते, आप जबरदस्ती पुलिस की नौकरी में चले जाते, हो सकता है आपके मम्मी पापा आपसे बात नहीं करते, आप कहीं अलग होते, हाँ कमा रहे होते, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी फैमिली के साथ का जो आनंद होता वो खत्म हो जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हुई, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य का निर्धारण करना। ओके, अगर आप मूल्यों को ध्यान में नहीं रखोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, परिवार से वंचित होना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका जो भी मैनेजमेंट है वो सारा धराशायी हो जाएगा। तो प्रबंधन कभी भी ये नहीं कहता कि आप धराशायी हो जाओ, प्रबंधन हमेशा ये कहता है कि बेस्ट विकल्प को चुनो जिससे सब खुश रहे, सबका साथ, सबका विकास, और सबको सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। और ये स्तर तो प्राप्त हुआ, उससे पहले जैसी नौकरी मिली आपको क्या मिला, संतुष्टि मिली। ठीक है, और आप इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसमें क्या कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, वो क्या है आपका, वो आपका हो गया मतलब व्यक्तिगत साधन होते हैं, और दूसरा कौन से होते हैं, अमानवीय साधन, मतलब मानवीय और अमानवीय साधन। तो किताब पढ़ रहे हो आप, अमानवीय साधन है, अपना ज्ञान इस्तेमाल कर रहे हो, अब तक आपने जो पढ़ा उस ज्ञान का रिकॉल कर रहे हो, वो क्या, मानवीय साधन है। कौशल, आपकी क्षमता क्या है, कितनी देर पढ़ सकते हो आप, ये आपका मानवीय साधन है। तो यहीं पर हम कहीं ना कहीं मानवीय अमानवीय साधनों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये हमने एक साल समझा दिया, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप यहाँ पर इतना समझ गए होंगे। तो अब हम आ जाते हैं, मूल्यों की उत्पत्ति किससे होती है, लक्ष्य से, स्तर से होती है। ठीक है,
मूल्यों की उत्पत्ति मूल्यों से लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, हम वैसा ही लक्ष्य बनाते हैं जैसा हमारा मूल्य होता है। छोटी सी बात में आप समझ गए होंगे। अब हम मूल्य को पढ़ेंगे पूरा। बेसिकली मूल्य कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, आत्मगत होते हैं, मतलब ये हमारे अंदर निहित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, हमें इतना दिखते नहीं है, लेकिन और अनिश्चित होते हैं, इनका कोई पैमाना नहीं है। ओके, हालांकि ये कहा गया है कि मूल्यों का हम मापन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। आप अगर प्रश्न बने तो आप आंसर ये कर सकते हो कि मूल्यों का मापन किया जा सकता है, कई लोगों ने ये बात बोली है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अनिश्चित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और ये आत्मगत होते हैं। वर्तमान समय में मूल्य दैनिक जीवन के साथ साथ दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह अर्थशास्त्र, कृषि व्यवस्थापन आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो आपका गृह विज्ञान ही नहीं है जहाँ आप मूल्य वैल्यूज को पढ़ रहे हो। ठीक है ना, दर्शन शास्त्र भी पढ़ा रही है आपको वैल्यूज, समाज शास्त्र भी पढ़ा रही है, आर्थिक शास्त्र भी पढ़ा रहा है, गृह अर्थशास्त्र मतलब गृह विज्ञान तो पढ़ा ही रहा है, और कृषि व्यवस्थापन में भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई यहाँ पर। ऐसे प्रचार शिक्षा है वो भी आप इन सब जगह पढ़ते हो। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं निखिल एवं डॉल्सी ने क्या कहा है। तो मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। 2-3 दिन सही रहा, फिर आज फिर खांसी और सर्दी भी हो गई है थोड़ा, बार बार तो वीडियो रोकनी पड़ रही है। ओके, तो निखिल एवं डॉल्सी के अनुसार मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कई बार आपसे पूछी गई है और ये पूछी जाने की भी संभावना है, क्योंकि ग्रॉस एवं कैंडल और निखिल एवं डॉल्सी जो होते हैं ना, इनके बिना गृह प्रबंधन अधूरा है, तो इनकी डेफिनेशन हमेशा याद रखना। तो मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये हमारे अंतर्निहित होते हैं, इसलिए जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारे मूल्यों से प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो एबरमैन के अनुसार क्या है? स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार या निर्णय असंभव है। अगर आपके मूल्य ही स्पष्ट नहीं है, दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं बस 2 वक्त की रोटी के लिए जीते हैं। कुछ लोगों को मेरी बात सुनकर बुरा भी लगेगा, लेकिन सच बताएं, बहुत से लोग तो गरीब हैं, हो सकता है उनके पास कमाने वालों की कमी हो, या उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे हम कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मूल्य नहीं, वो ये सोचते ही नहीं है कि हम अगर अच्छे से कमाएंगे, अपना एक प्लानिंग के साथ सब कुछ करेंगे, तो हमारे मतलब हमारा जो प्रबंधन है या हमारा परिवार है और ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ही नहीं कर रखा है अपने मूल्यों को कि हम इससे ऊपर भी अपना स्तर बना सकते हैं, जो अभी चल रहा है मेरा। ठीक है, तो स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में भी प्रभावशाली व्यवहार या निर्णय असंभव है। ठीक है ना, ये किसकी है? एबरमैन की डेफिनेशन है। ओके, एबरमैन की डेफिनेशन है। लक्ष्यों के निर्धारण में प्रथम चरण मूल्यों की परीक्षा करना है। ओके, जब भी लक्ष्य का निर्धारण हो तो पूछा जाए प्रथम चरण कौन सा है, तो मूल्यों की परीक्षा। हम ये देखते हैं कि हमारे वैल्यूज किस टाइप के हैं, क्या इस लक्ष्य के लिए हमारे, अभी हमने बताया कि हो सकता है आपके घर में पुलिस की नौकरी के लिए परमिशन ना हो, या अदर कोई भी जॉब के लिए, तभी आप टीचिंग लाइन में। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनके यहाँ, भाई मैं दूसरे का उदाहरण क्यों दूँ, मेरे साथ भी यही चीज़ हुई। मेरे साथ यही हुआ कि अगर टीचर बन सकती हो तो बनो, नहीं तो कोई बात नहीं। वो भी तब हो रही है जब आधी उम्र निकल गई है। ठीक है, वो भी तब जब मेरी जिद के आगे जब सब हार गए। तो मूल्य क्रियाओं के निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो कि क्रियाओं को निर्देशित एवं मार्गदर्शित करते हैं। ठीक है, मूल्य क्रियाओं के क्या होते हैं? निर्देशक सिद्धांत होते हैं। जो भी हम क्रिया करते हैं उनको क्या करते हैं? मूल्य निर्देशित करते हैं और हमें मार्गदर्शित करते हैं, भाई मार्ग प्रदान करते हैं कि हमें इस रास्ते पर ही चलना है। ओके, मूल्य क्या करते हैं? आनंद भी है, संतोष भी देता है। भाई जब हम अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ें करते हैं तो भले ही हमारे मन को कितना भी, मान लो किसी लड़की को किसी दूसरे से शादी करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसने देखा उसके पापा मम्मी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कुछ घर में अनहोनी हो सकती है हमारे इस डिसीजन से, तो वो बेशक एक दुख होगा उसे अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ने का, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे आनंद और संतुष्टि होगी कि हाँ चलो हमने अपने पेरेंट्स जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके लिए हमने कुछ तो किया। ठीक है, मूल्य परिवर्तित भी होते हैं परंतु धीरे धीरे। ओके, जरूरी नहीं है कि आज उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई तो उसके जो भतीजे भतीजी हो वो भी शादी ऐसे ही करेंगे। हो सकता है भतीजे भतीजी भागकर शादी कर ले। ठीक है ना, तो और या फिर घर वाले खुद ही कह दें कि हाँ चलो समय बदल गया, कि हाँ चलो बेटा लव मैरिज कर सकते हो, तो बस सही होना चाहिए सब कुछ। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे परिवर्तित हो गए, लेकिन धीरे धीरे होते हैं, समय लगता है भाई। ठीक है ना, तो बहुत सी चीज़ें आपको, ये चीज़ें आपके आसपास के माहौल में होती हैं तो दिखता होगा। सामाजिक परिवेश में बदलाव मूल्यों में भी परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना, सामाजिक परिवेश में बदलाव मूल्यों में भी परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल। जैसे कि आपको उदाहरण दूँ, आज से कई साल पहले की बात है, हमारी दादी भी थी,
तो हमें क्या था, हमारे यहाँ बिल्कुल परमिशन नहीं थी, गाने तक हम लोग नहीं सुन सकते थे, गाने बजाने की परमिशन नहीं थी, डांस करने की परमिशन नहीं थी, हम लोगों को गेट पर खड़े होने की परमिशन नहीं थी, हम लोगों को अकेले मार्केट वार्केट जाने की परमिशन नहीं थी। जो भी चीज़ें थी बड़े लोग ही घर के लाते थे, करते थे, हम लोग मार्केट नहीं जाते थे। शादी के मतलब ये सिलसिला रहा होगा जब तक मेरी दादी थी, तब तक का ये सिलसिला रहा था। मतलब मेरी सिस्टर ने ये चीज़ें फेस की, मैंने उतनी नहीं की, क्योंकि मैं 9th क्लास में थी तभी मेरी दादी की डेथ हो गई, ठीक है ना। समय वही चीज़ें मेरे भाइयों के व्यवहार में थी, प्यार वो हमें बहुत करते थे, लेकिन वो भी यही चाहते थे हम लोग ज़्यादा गेट पर खड़े ना हों, हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएं, ठीक है। लेकिन आज उन्हीं के बच्चे मैं देखती हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, समय का परिवर्तन है भाई, हमारा परिवार, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चीज़ें ये कि समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हुई। आज उनके बच्चे डीजे पे डांस करते हैं, सभी लोग होते हैं पूरी बारात में डांस करते हैं, ठीक है ना। और चीज़ें परिवर्तित हुई समय के साथ। अब वो क्या है, बदलाव है, मूल्य चेंज हुए थोड़ा, ठीक है ना, मूल्य चेंज हुए। और हम पढ़े लिखे, हम उस चीज़ को, अब हम इस चीज़ को जाकर ये नहीं कर सकते, उनके घर का प्रबंधन बिगाड़ नहीं सकते कि आपने हमें तो बड़ा कंट्रोल में रखा, अब अपने बच्चों की परमिशन क्यों दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है वो समय की डिमांड है, ठीक है ना। आज उन्हें करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे इतने शरीफ नहीं है कि पेरेंट्स हम मान गए तो वो भी मान जाएंगे, और फिर ठीक है, क्यों माने भाई, समय आजकल समय में हर जगह वही चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चों को क्या पीछे रखोगे आप, समय से नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो क्या हुआ, मूल्यों में परिवर्तित हो गए। ऐसा नहीं मेरे भाई गलत थे, मेरे भाई ने बिल्कुल पिता की तरह प्यार किया, हमारे पिता तो बचपन में ही खत्म हो गए थे सब कुछ। लेकिन समझने की बात है कि समय के साथ चीज़ें, उन्हें भी डर लगता था कि हमारी बहनों के साथ कुछ गलत हो गया तो दुनिया ये कहेगी कि लो पिता नहीं थे, भाई बड़े भाई ने बहनों को संभाला नहीं। तो वो भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे थे जो चीज़ें हुई। और हो सकता है वो मन से अभी भी चाहते हो कि हमारे बच्चे सही से रहें, लेकिन भाई बच्चों के साथ आगे नहीं चल पा रही हो। होता है बहुत सारी चीज़ें, समय के साथ डलता है आदमी कि बच्चे जवाब ना दे दें कुछ भी, ठीक है ना। तो वो उनकी परिस्थिति है। मानव मात्र की सेवाओं के अभाव में, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि समय के साथ मूल्य परिवर्तित हुए। आज हमारे घर में हर वो चीज़ होती है जो चीज़ों को हमें परमिशन तक नहीं थी, ठीक है ना। तो मानव मात्र की सेवाओं के अभाव में, व कल्याण व संतुष्टिकरण के अभाव में मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मानव मात्र की सेवाओं के अभाव में मूल्य होते नकारात्मक भी है, मूल्य होते सकारात्मक भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके अंदर यह गुण नहीं है कि आप किसी की सेवा कर सको, ठीक है, ये वैल्यूज़ नहीं, आप गए दूसरों घर में चोरी करे आए, और आप पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके पापा भी चोरी करते थे, आपके बाबा भी चोरी करते थे, आप भी चोरी कर रहे हो, ठीक है ना। तो इससे कोई आप कल्याण नहीं कर रहे हो किसी को, ओके। अभी का केस सुनाती हूँ, मेरे गाँव में पड़ोस में एक डेथ हो गई थी, तो मतलब पायल थी उसकी, उस घर की जो पुत्र वधू थी, जो खत्म हुए थे उनकी पुत्र वधू ने अपनी पायल धो के रखी होंगी, और वो अंकल ख़त्म हो गए एकदम से, ठीक है ना। अंकल वो ख़त्म हो गए एकदम से। अब नहीं उतने में घर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, उतने में नहीं होश रहता कि पायल उसने सुखाई हुई रखी, उसने रूम में ही थी, ऐसे ही रख दी थी टेबल पे। अब कोई आया होगा, इतने सारे लोग आते हैं, तो वो पायल चोरी करके ले गए, ठीक है। तो समझने के लिए ये क्या है, आपके वैल्यूज़ हैं लेकिन निगेटिव हैं। कैसे निगेटिव है, नकारात्मक है। एक तो इतना बुरा समय कि किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, वो उस समय में भी अब आपकी चोरी करने की हिम्मत पड़ गई। ये तो चोरी हुई ना, ऐसा तो नहीं किसी ने तो ली होंगी भाई, पायल कोई ऐसे थोड़ी ना गायब हो जाएंगी हवा में, किसी ने तो ली होंगी, चाहे कोई बाहर का आया हो, चाहे किसी रिलेटिव ने ली हो। समझने के लिए ये भी तो मूल्य हैं, लेकिन ऐसे मूल्य बेकार मूल्य होते हैं। ये जो ऐसे मूल्य हैं जो किसी के कल्याण का भाव नहीं रखते हैं, वो बेकार होते हैं, ठीक है ना। उस समय मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे मूल्यों का मूल्य माने होते दोनों हैं, सकारात्मक भी होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा चाहे मूल्य कैसे होते हैं, तो आप कहोगे सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, लेकिन मूल्य ऐसे बेकार होते हैं, ओके। ऐसे मूल्यों का कोई फायदा नहीं। अब हम बात करते हैं मूल्यों की प्रकार की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इनको हम आपको क्लियर करके भी सुनाए, मतलब पढ़ाएंगे पूरा, और यहाँ पर भी आप ऐसे भी इसका पूरा पढ़ लीजिए कि कौन से मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो मूल्य आपके कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मूल्य तो सिर्फ आपका प्रभुत्व के आधार पर होता है, ठीक है। बकाया पारकर ने दिए हैं मूल्य, ओके, और लिंडसे ने दिए हैं मूल्य, और PS नायडू ने मूल्य को दिया है, ओके। तो ये तो आपको ऐसे याद रखने हैं कि किसने कौन से मूल्य दिए हैं और कितने प्रकार के मूल्य दिए हैं। लेकिन प्रभुत्व के आधार पर पूछे जाए मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य होते हैं, दूसरे आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी हम इनकी बात करेंगे। और मैकी महोदय ने कितने, जब तक आप कमेंट करिए कि मैकी महोदय ने कितने आंतरिक मूल्य बताए, इतना आप कमेंट करो जब तक हम इनको पढ़ते हैं, फिर आगे हम इसको पूरा क्लियर करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य और आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य किसके आधार पर? प्रभुत्व के आधार पर ये मूल्य है, ओके। बात करते हैं पारकर महोदय की, ओके।
पारकर महोदय की बात करते हैं। पारकर ने कितने बताए हैं? क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। तो अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि कितने वर्ग में वर्गीकृत किया है, ठीक है, कितने भाग में वर्गीकृत किया है, तो आप करोगे आंसर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है, ठीक है, क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्य कितने प्रकार के दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्गीकृत किया है, टोटल मूल्य कितने प्रकार के दिए हैं, तो 14 तरीके के दिए हैं। लेकिन सच बताऊं, हर बुक में 11 तरीके के ही मूल्य मुझे पढ़ने को मिले हैं, 14 मुझे मूल्य मिले नहीं हैं। हर बुक में आप बुक आप ऑनलाइन गूगल वगैरह सर्च कर लो तो भी 11 दिए, लेकिन आंसर 14 माना गया है, ठीक है। तो अब इसलिए आंसर 14 माना गया, इसलिए 14 मानते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसकी भी बात करेंगे। अभी एक बार लिंडसे की देख लीजिए। लिंडसे ने कितने दिए हैं? इन्होंने 6 दिए हैं मूल्य, 6 टोटल मूल्य दिए हैं। कौन कौन? सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य और राजनीतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य। यहीं पर PS नायडू के देख लीजिए, इन्होंने कितने दिए? आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। अब इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर आप कतई कन्फ्यूज नहीं होगा, इन्हें अगर याद कर लिया। और प्रश्न भी आपके यही 2 से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या होता है, इस वाले में इसमें क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सामाजिक दोनों ने दिए हैं, आर्थिक जो है दोनों ने दिए हैं, सैद्धांतिक जो है खाली किसने दिया है? इन्होंने दिया है, सॉरी लिंडसे ने दिया है। सौंदर्यात्मक खाली लिंडसे ने दिया है, सौंदर्यात्मक भी इन्होंने PS नायडू ने नहीं दिया। राजनीतिक की अगर बात करें तो ये भी PS नायडू ने नहीं दिया है। और धार्मिक की बात करें तो धार्मिक की जगह आध्यात्मिक दिया है PS नायडू ने, धार्मिक इन्होंने भी नहीं दिया है। तो मतलब इन दोनों लोगों के सेम कौन से हैं? खाली सामाजिक है और आर्थिक, ये 2 सेम है, बकाया दोनों लोगों के अलग अलग हैं दोनों लोगों के 6 प्रकार के पर अलग अलग हैं। ओके, इन्होंने सौंदर्यात्मक जगह, सौंदर्य ज़्यादातर आंतरिक ही माना जाता है। आदमी सामने से कितना भी सुंदर है लेकिन मन गंदा है तो उसको हम सुंदर नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक एक जैसे, ये भी मन से संबंधित है और ये भी मन से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं शब्द अलग है, अर्थ एक ही है दोनों का, ठीक है। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, चाहे कोई ट्रिक बना लो चाहे कुछ भी। बकाया आप इतना याद रखो कि लिंडसे ने कितने प्रकार के बताए? 6 प्रकार के। PS नायडू ने 6 प्रकार के। ऐसे प्रश्न ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये नेट में आपके पूछा जाएगा कोड में, तो ये आपको अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो जरूर याद कर लेना, तब तो आप इससे बिल्कुल मत बचना। ओके, अब हम आ जाते हैं, एक बार क्रियात्मक मूल्य देख लो कौन कौन से दिए हैं। प्रेम दिए हैं, आराम दिया है, धर्म है, सुख है, कला है, खेल है, स्वास्थ्य है, महत्वाकांक्षा है, शिल्प विज्ञान संबंधी जो रुचियां होती हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, वो भी इसी में है। तो क्रियात्मक में क्या है? प्रेम। देखो कल्पनात्मक, कल्पना, तर्क चिंतन आप कहाँ करते हो? मस्तिष्क से करते हो, तो ये वाले मस्तिष्क से संबंधित है, मन से संबंधित है आपकी। लेकिन जो प्रेम है, आराम है, ये क्रियात्मक है, ये क्रिया करते हो आप। प्रेम करना एक क्रिया है भाई, किसी को चाहना एक कहीं ना कहीं क्रिया, भले ही अंदर से आता है लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको प्रदर्शित भी करना पड़ता है एक समय में, ठीक है ना। आराम है, आप लेट के करते हो, आराम बैठ के करते हो, एक तरीके की क्रिया है। धर्म है, धर्म का पालन कर रहे हो, ये भी क्रिया है। सुख भोग रहे हो, ये भी क्रिया है। कला है, सुख कब भोगोगे? जब कर्म करोगे तभी तो, कर्म करोगे तो मतलब क्रिया कर रहे हो, ठीक है ना। खेल है, क्रिया है। स्वास्थ्य सब कब सही रहेगा? जब आप काम करोगे, कुछ चलोगे फिरोगे, अपना व्यायाम वगैरह करोगे, अच्छे से खाओगे पियोगे, तब आपको स्वास्थ्य मिलेगा। आप ऐसे ही बैठे रहोगे भूखे तो 2-3 दिन बाद आपका भी समझ जाइए आगे, ठीक है ना। और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो महत्वाकांक्षाएं भी तभी पूरी होंगी जब क्रिया करोगे। शिल्प विज्ञान, भले कितनी भी अंतर्निहित आपकी क्वालिटी हो, लेकिन जब तक आप उसको प्रदर्शित नहीं करोगे, भाई किसी को क्या पता तुम्हारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, जब तक आप उसको करके नहीं दिखाओगे, तो ये भी क्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल्पनात्मक 2 तरीके के हैं, क्रियात्मक और कल्पनात्मक। अब आप आगे पढ़िएगा अच्छे से। ये अच्छा, इसी का फोटो है, दोबारा रिपीट हो गया। रिपीट इसलिए हो गया कि वो वाला पहले क्लियर नहीं दिख रहा था, अब दोनों क्लियर दिख रहे हैं, तो हमने दूसरा भी ऐड कर लिया था। तो अब आपसे पूछा जाए प्रभुत्व के आधार पर मूल्य कितने तरीके के होते हैं, तो आपको हो गया 2 तरीके की। भाई ये सेम चीज़ ही है, देखिए ये मत सोचिएगा कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। 2 तरीके की होती है, ठीक है। प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण 2 तरीके का होता है, किसका? मूल्यों का। एक होते हैं साधनात्मक और आंतरिक मूल्य, दूसरा होता है तथ्यात्मक और आदर्शात्मक मूल्य। तो जो आपके साधनात्मक मूल्य होते हैं, जो भी मैं बोलती जाऊँ लिखते जाना अच्छे से, वही नोट्स बना लोगे तभी आप, नहीं तो अभी पढ़ोगे और आप भूल जाओगे थोड़ी देर में। तो जो साधनात्मक और आंतरिक मूल्य होते हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, इन्हें लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें ही लक्ष्य मूल्य। आपसे पूछे जाते हैं ना गोल वैल्यूज किसे कहते हैं, तो लक्ष्य मूल्य हम इन्हें ही कहते हैं। ओके, लक्ष्य मूल्य किसे कहते हैं हम? साधनात्मक मूल्य। क्रिया आंतरिक नहीं बोला है मैंने, आंतरिक नहीं बोला, मैं साधनात्मक बोल रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो साधनात्मक मूल्य होते हैं इन्हें हम
लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। ओके, और जो आंतरिक व अंतिम मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, जो हमारे ये आंतरिक मूल्य होते हैं ना, जो हमारे अंदर निहित होते हैं, उनको प्राप्त करने में साधनात्मक मूल्य सहायक होते हैं। ठीक है ना, साधनात्मक मूल्य आंतरिक मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, या फिर जो हमारा अंतिम मूल्य होता है, जो भी हमें करना होता है उसको प्राप्त करने में ये सहायक होता है। ठीक है ना, तो साधनात्मक मूल्य क्या कर रहे हैं, आंतरिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक है और इन्हें लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। साधनात्मक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, बस इतना ही याद रखो, इतने से ही आपका प्रश्न यही बनेगा और ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। और मैं जो आगे बताऊंगी वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साधनात्मक मूल्य ज़्यादा अच्छे हैं या फिर आंतरिक मूल्य ज़्यादा अच्छे हों, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, साधनात्मक से ज़्यादा अच्छे मूल्य आंतरिक माने जाते हैं, ये अच्छे होते हैं। ठीक है, किससे तुलना किससे की जा रही है, आपके साधनात्मक मूल्यों से। आपसे पूछा जाए आंतरिक मूल्यों को प्राप्त करने में कौन सहायक है, कौन सा मूल्य, तो आप कहोगे साधनात्मक मूल्य। ठीक है, आपसे पूछा जाए किसे लक्ष्य मूल्य कहा जाता है, तो आप कहोगे साधनात्मक मूल्यों को। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि साधनात्मक मूल्य ज़्यादा बेहतर है या आंतरिक मूल्य ज़्यादा बेहतर है, तो भाई आंतरिक मूल्य ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, साधनात्मक मूल्यों से उच्च होते हैं आंतरिक मूल्य। ठीक है, आंतरिक जो हमारी आंतरिक खूबसूरती है, आप चेहरे से कितने भी सुंदर हो, आपने अगर 2 शब्द मीठे किसी से नहीं बोले ना तो सब बेकार है। ओके, तो यहाँ पर आंतरिक मूल्य जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं साधनात्मक मूल्यों से। कितना भी अच्छा आप काम कर लो, भाई साधनात्मक मूल्य क्या कर रहे हैं, आंतरिक मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं, मतलब ये तो क्रिया भी कर रहा है भाई, तो ये अच्छा होना चाहिए। नहीं, आप कितना भी काम कर लो, आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने कितना भी बढ़िया नाश्ता लगा दिया हो टेबल पे, और आपने 2 शब्द उन्हें नमस्ते करना भी उचित नहीं समझा, छोटे होते हुए उनसे 2 शब्द बोलना उचित नहीं समझा, व्यक्ति आपका नाश्ते की तरफ देखेगा नहीं। आदमी शब्दों का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है। ठीक है ना, तो आंतरिक मूल्य आपके ज़्यादा अच्छे और बेहतर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैकी है एक व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक मूल्यों की अब हम बात कर रहे हैं जो कि अच्छे होते हैं साधनात्मक मूल्यों से। मैकी ने क्या बोला है, मैकी ने आपके 4 आंतरिक मूल्य, मैकी ने जो बताए हैं बेटा वो साधनात्मक नहीं आंतरिक मूल्य बताए। ठीक है, आंतरिक तो ये बताया है इन्होंने कि कला, जैसे कला हो गया, सौंदर्य हो गया, सौंदर्य में लोगों की रुचि होती है। ठीक है, कला हो गया, सौंदर्य हो गया, इसमें जो रुचि होती है व्यक्ति की, कला सौंदर्य में जो रुचि होती है, इसको आंतरिक मूल्य कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। साधनात्मक मूल्य दिए हैं किसने, मैकी ने। ओके, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हो जाता दिमाग से फिसल गया। ठीक है, तो पहला है पॉइंट मैकी ने दिया है, मतलब जो 4 बताए हैं साधनात्मक मूल्य वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है P, ठीक है, दूसरा क्या है O, और तीसरा क्या है एस, और चौथा क्या है ई। ठीक है, तो पोज, इसका आप ऐसे ही याद करो, पोज किसने दिया है, मैकी ने दिया है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 हो गए ये। तो पोज का मतलब होता है प्लानिंग करना है, मतलब योजना बनाना। ओके, यहाँ पर प्लानिंग है, योजना बनाना, लिख लीजिएगा नहीं तो फिर से हट जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर प्लानिंग बनाना है, योजना बनाना। ओ का मतलब क्या होता है कि जो भी काम आपको करना है वो एक ऑर्डर में करना है, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ऑर्डर में करना है। ओके, तो प्लानिंग इतना तो आप लिख ही लोगे, प्लानिंग मतलब योजना बनाना लिख लीजिए, क्योंकि बार बार स्क्रीन गड़बड़ हो रही है, और अगर हटाया तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर काम हो रहा है, आप जानते हो। ठीक है, तो ऑर्डर, दूसरा कौन सा हो गया, ऑर्डर मतलब जो भी काम करनी, जो भी योजना बनाई है आपने वो एक क्रम में करनी है। ठीक है, एक ऑर्डर में करनी है। फिर उस काम के लिए स्किल्स भी होने चाहिए, कौशल होना चाहिए। ठीक है, स्किल, भाई प्लानिंग कर ली, आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा चौथा वाला ई, मतलब ई का मतलब हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी जो होती है आपकी क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब हो गया, एफिशिएंसी का मतलब हो गया आपकी क्षमता। ओके, सीएनसी। ओके, बस फोन की स्क्रीन में यही दिक्कत है, ज़्यादा लिख नहीं सकते। ठीक है, छोटा छोटा लिख रही हूँ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसकी सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्डर, स्किल, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आपकी क्षमता। ठीक है, क्षमता विकसित करना। हो गया, सारा डिलीट हो गया। ओके, तो ये होता है फ़ोन की स्क्रीन में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया, मतलब 4 बताए थे, कितने मैकी ने कितने दिए, 4 कौन से मूल्य, साधनात्मक मूल्य, बस ये ध्यान रखना, मेरी तरह भूलना मत। ठीक है, कौन सा था, सबसे पहले योजना बनाना था, हिंदी में बता देती हूँ, पोज पूरा आप ध्यान रखिएगा, योजना था, फिर क्रमबद्धता था, जो भी काम करना है क्रमबद्ध होकर करना है, क्रमबद्धता था। ओके, दूसरा कौन सा था, कौशल था, कौशल था तीसरा। ओके, और कौशल के बाद आपकी आती है क्षमता। ठीक है,
मतलब काम करने के आपके अंदर कौशल होना चाहिए, आपको वो काम आता होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी आपकी क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये 4 मैकी ने दिए हैं। ओके, मैकी महोदय का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो आपका ये आराम है, ठीक है, आराम है, आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य है, ठीक है, स्वास्थ्य है, महत्वाकांक्षाएं हैं, कांक्षा है, ठीक है, प्रेम है, ओके, ज्ञान है, खेल है, कला है, धर्म है। ओके, तो ये क्या कौन से मतलब मूल्य हैं, तो आप कहोगे आंतरिक और साधनात्मक मूल्य हैं ये। ओके, आंतरिक और साधनात्मक ये मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। मतलब आंतरिक में भी ये इतने नहीं आएंगे, ये किस में आएंगे, साधनात्मक मूल्य में आएंगे, क्योंकि साधनात्मक में आप क्या करते हो, क्रिया करते हो, ठीक है ना, साधनात्मक में आप क्रिया करते हो। आंतरिक आपके अंतर्निहित है, कला है, सौंदर्य है, रुचि है, ये अंतर्निहित है। तो आपसे पैसे तो अगर पूछा जाए, क्योंकि 2 तरीके से ही बांटे गए हैं, आपको दोनों मिल जाए तब तो आप इसको टिक करोगे भाई पूरे को। लेकिन आपसे स्पेशली 4 ऑप्शन दिए हैं, आंतरिक भी दिया है, साधनात्मक दिया है, तथ्यात्मक, आदर्शात्मक, तब आप कहोगे ये साधनात्मक मूल्य है, क्योंकि साधना में हम क्रिया करते हैं, ठीक है ना, साधना में हम क्रिया करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो साधनात्मक मूल्य होंगे आपके आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, कांक्षाएं हैं, प्रेम है, ज्ञान है, ये सब, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तथ्यात्मक मूल्यों की बात कर लेते हैं। जो आपके तथ्यात्मक मूल्य होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, ये विस्तृत होते हैं। ओके, विस्तृत होते हैं काफ़ी ये। ओके, दूसरा, इस पर शोध कर सकते हो आप, शोध कर सकते हो। अगर पूछा जाए शोध किस पर किया जा सकता है, तो तथ्यों पर किया जाता है शोध, ठीक है। ये सही विचारों पर आधारित होते हैं। सही विचारों में मतलब अगर आप एक बार आपने रिसर्च की है तो दूसरी बार भी आप करोगे, सही है तो सही ही आंसर आएगा, ठीक है, सही राइट चीज़ों पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका आदर्शात्मक मूल्य होता है, आदर्शात्मक मूल्य आपका ऐच्छिक होता है। ओके, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है, और धार्मिक आधार के ये होते हैं, धार्मिक आधार के होते हैं। ओके, धार्मिक आधार के ये होते हैं, ठीक है, धार्मिक आधार के ये होते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आदर्शात्मक मूल्य होते हैं, हमने कहा साधनात्मक से उच्च होते हैं, आंतरिक मूल्य उच्च होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तथ्यात्मक ज़्यादा उच्च होता है, आदर्शात्मक ज़्यादा उच्च होता है, तो आदर्शात्मक उच्च होता है। जैसे कि हमने क्या कहा, इसमें शोध होता है, तथ्यात्मक में शोध होता है। लेकिन आपने क्या किया, आपको भाई टाइम नहीं है या फिर आपको थोड़ा पैसे की कोई कमी नहीं, तो आपने क्या किया, रिसर्च किसी और से करवा ली, ठीक है ना, सब सारे सेकेंडरी डाटा आपने उठा लिए और शोध अपना पूरा करके दिखा दिया। पहले से किसी ने शोध कर रखा है, उसी को थीसिस को आपने ले लिया और अपना टाइप करके दिखा दिया, थोड़ा बहुत मतलब जानकारी ली और पूरा बता के चले आए, ठीक है। लेकिन जो आपके यहाँ पर आदर्शात्मक मूल्य हैं, वो क्या कहेंगे, चाहे कितना भी काम है, कितनी भी समस्या है, वो क्या कहेंगे, रिसर्च करनी है तो खुद करनी है, ठीक है, खुद करनी है। एक है तथ्यात्मक में क्या है, आप नौकरी मिल जाए भैया, कैसे भी मिले, हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। लेकिन आदर्शात्मक ये कहेगा कि नौकरी तो चाहिए पर अपने दम पे चाहिए, कैसे भी नहीं चाहिए, कमा खा लेंगे कुछ भी, ठीक है, लेकिन पूरा सपना करूंगी तो अपने दम पे करूंगी, ये नहीं है कि पैसे दे के नौकरी ले ली। ओके, तो ये होता है आपके आदर्शात्मक मूल। तथ्यात्मक इसी से आदर्शात्मक इसीलिए उच्च होते हैं कि तथ्यात्मक में चोरी हो सकती है, मतलब चोरी होने की संभावना रहती है, कहीं ना कहीं चीज़ें होते सही विचारों पे। मान लो शोध भी आपने किसी का लिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि जिसका आपने लिया उसने गलत तरीके से किया हुआ है, उसने तो अपना सही किया है, ठीक है। वो शोध उसकी आप मतलब हमेशा से कह सकते हैं उसको आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जिसने किया, जिसकी बात हो रही है, उसने तो चोरी कर लिया ना दूसरे का, ठीक है ना। तो वैसे तो वो सही होता है, लेकिन उतना सही नहीं होता है जितना आदर्शात्मक होते हैं। आदर्शात्मक की जो कहते हैं ना जड़ें होती हैं, वो मानव जीवन की गहराई तक जाती हैं। ओके, मानव जीवन से जुड़ा हुआ होता है आदर्शात्मक मूल। तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इन दोनों में आदर्श श्रेष्ठ है और इन दोनों में आंतरिक श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं पार्कर के अनुसार, क्योंकि यही 2 पूछे जाते हैं, एक तो साधनात्मक पूछा जाता है, मतलब साधनात्मक आंतरिक, और तथ्यात्मक और आदर्शात्मक। तो पार्कर के अनुसार कितने हैं, ये भी 2 हैं, एक तो है आपके क्रियात्मक मूल और दूसरे है कल्पनात्मक मूल। तो हमने तो वैसे बता ही दिए, ये मस्तिष्क से संबंधित रहेंगे आपके, ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपकी किस में आ जाएंगी, वो आपकी हो जाएंगी कल्पनात्मक मूल्य में, ठीक है, कल्पनात्मक में संबंधित चीज़ें। और जो आपकी क्रियात्मक मूल्य होते हैं, तो जो भी वातावरण से आप समायोजन कर रहे हो, ठीक है ना, वातावरण से, वातावरण हो गया यहाँ पर, और जो भी आपके आसपास की चीज़ें होती हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं ना, तो उनमें समायोजन करना। ओके, समायोजन करना जो होता है
वो आपके क्रियात्मक मूल्य में आ जाएगा। ठीक है, वातावरण से और जो आपके आसपास का मतलब जो भी इन्वायरमेंट है उसमें आप जो अंतःक्रिया करते हो, ठीक है, वातावरण तथा वातावरण किसे कहते हैं भाई, पर्यावरण या वातावरण जो भी होती है वो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है उसी को तो कहते हैं। ठीक है ना, तो वातावरण से समायोजन व उनसे अंतःक्रिया के लिए आवश्यक ये होता है। ठीक है, वातावरण से समायोजन व उसकी अंतःक्रिया के लिए ये आवश्यक माना जाता है जो क्रियात्मक मूल्य है। वही क्रिया आप कहीं पर तभी कर पाओगे जब आप वहाँ के माहौल में ढल पाओगे। ठीक है ना, तो ये वातावरण से संबंधित होता है, उसकी अंतःक्रिया से संबंधित होता है, लेकिन कल्पनात्मक में आपको अपना चिंतन मनन करना होता है, एक तरीके की मानसिक प्रक्रिया है या मस्तिष्क से संबंधित ये होता है। क्लियर हुआ? ये हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके सॉरी मूल्य। ओके, देखो मूल्य अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक था तो इसलिए टाइम लग गया। आप जानते हो क्लास लगभग 40 मिनट की हो चुकी है। अब हमने अगर लक्ष्य और स्तर पढ़े तो ये क्लास कम से कम 1.5 घंटे की जाएगी, क्योंकि लक्ष्य भी काफ़ी बड़ा है। स्टैंडर्ड तो छोटा है स्तर, लेकिन लक्ष्य भी बहुत तरीके का है, उसके प्रकार वगैरह भी है, सब कुछ है इसमें भी। तो इतना ही टाइम लगेगा जितना मूल्य में लग गया। तो इसको क्यों ना हम कल की क्लास में पढ़ लें, क्योंकि एक तो आज न्यू ईयर का दिन है, ज़्यादा समय है नहीं आपके पास भी, और हमारे पास तो खैर समय की बात ये है कि हम आज न्यू ईयर का हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेजेडी हो गई थी, हमने बताया था। लेकिन बात यह है कि हमें वहाँ जाना भी है, और जो भी चीज़ें हैं वहाँ जाना ना जाना कोई बात नहीं है, हम आपको क्लास जरूर देंगे। अगर शाम तक हो गई तो दे देंगे व्यवस्था, और शाम तक मुझे संभावना नहीं लग रही है तो मैं कल जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।